अच्छा, पहले थोड़ा सा समझ लो। देखो एक बार, मैंने जब मिरर वाला केस बताया था ना, तब मैंने बताया था कि अगर नॉर्मल के अलोंग कोई लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यही बताया था। पर इधर क्या होगा, ये अपन पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। कोई रेयर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा, तो इसमें अगर नॉर्मल के अलोंग लाइट रे पास होगी, पहुंच जाएगा। अब इधर ध्यान दो तुम कि मैंने क्या बताया था रिफ्लेक्शन में। एक मिनट, रिफ्लेक्शन में क्या बताया था, अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। पर रिफ्रैक्शन में अगर नॉर्मल के अलोंग आएगी ना लाइट रे, तो रिफ्लेक्ट तो नहीं होगी, क्या होगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी। ना ये इधर जाएगी ना इधर जाएगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी। ये अभी काम आएगा डेरिवेशन के लिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके नोट कर लो उसको, ठीक है। अब देखो, रियल और एपरेंट डेप्थ मतलब क्या है। रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ। जैसे कि अगर अपन कोई बाल्टी देखते हैं ना, बाल्टी के अंदर पानी रखा हुआ है, अपन उसको देखते हैं तो उसकी कुछ एक्चुअल डेप्थ है जहाँ उसका बॉटम है, पर हमें वो थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आता है, तो वो उसकी एपरेंट डेप्थ है जो हमें नज़र आ रही है, पर एक्चुअली में उसकी डेप्थ और भी ज़्यादा डीप है। तो ऐसा क्यों होता है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। अब देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि ये मान लो कोई बाल्टी या कोई भी बीकर है मेरे पास, ठीक है। इसमें यहाँ तक वाटर फिल है, तो ऊपर वाला एयर मीडियम है, मतलब रेयर मीडियम है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कुछ मान ली μ1 होगी, ठीक है। ये वाटर है, डेंसर मीडियम है, इसके अंदर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी काम आएगा, तो मैं लिख रही हूँ डेंसर मीडियम है ये, ठीक है। मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं, वाटर है ये, ठीक है। तो इसके नीचे एक ऑब्जेक्ट है, बेस ही मान लेते हैं, चलो अपन, ये बेस है, ठीक है। इसको मैंने अभी ऑब्जेक्ट माना है। यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है, ये इसका नॉर्मल बना रही हूँ मैं। नॉर्मल के अलोंग लाइट रे जाएगी तो क्या अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी, ठीक है। अभी अभी बताया है पीछे। अब अगर ये नॉर्मल है तो अगर कुछ आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जा रही है, यहाँ से आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से एक कुछ आई एंगल बना रही होगी, यहाँ पर एक और नॉर्मल बनेगा इंटरफेस पे, ये भी तो इंटरफेस है, यहाँ पर एक और नॉर्मल बनेगा, यहाँ भी एयर होगा, ये एयर वाटर एयर मीडियम है, इंटरफेस ये नॉर्मल बना है। यहाँ से डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, मतलब यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस तरह से जाएगी, तो ये एंगल आर होगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब जो हमारी इमेज बनती है वो तब बनती है जब दो लाइट रेस क्रॉस करेगी, एक दूसरे पे मीट करेगी। तो अभी तो ये दोनों मीट ही नहीं कर रही, तो इसको मुझे पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट है आई, यहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर इमेज बनेगी? तो एक्चुअली में तो बॉटम यहाँ पर है, पर इमेज कहाँ बन रही है? ऊपर बन रही है, इसलिए हमें थोड़ा सा बॉटम उठा हुआ नजर आता है। तो ये क्या है? इसकी एपरेंट डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है? इसकी रियल डेप्थ है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? एक बार तो मैं ना इसका डायग्राम बनाऊं, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो ये एंगल है स्मॉल आर, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाना था, बाय स्नेल्स लॉ। अब अच्छे से देख लेना तुम, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है। हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाना मैंने सिखाया था, μ1 r, ठीक है। मतलब रेयर मीडियम में जो एंगल है उसके साथ μ1, और डेंसर मीडियम में जो एंगल है उसके साथ μ2। तो μ1 साइन r इज इक्वल्स टू μ2 साइन i, μ2 साइन i, ठीक है। अब यहाँ से अगर मुझे μ1 μ2 का रेशियो लिखना है तो मैं इसको नीचे भेज देती हूँ। तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई हमने लिख दिया। अब अगर मुझे साइन आई और साइन आर लिखना है तो साइन आई इज इक्वल्स टू, अब देखो साइन आई को क्या मैं, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आई के सामने वाला एंगल ये वाला, इसको मैं ए लिख देती हूँ, इसको मैं बी लिख देती हूँ। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए बी अपॉन बी ओ हो गया, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी ओ हो गया। अब साइन आर अगर मैं लिखूं, साइन आर क्या होगा? अब इसको ध्यान से देखो, ये वाला एंगल है, ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस तो आपस में पैरेलल ही होगी। तो क्या ये हमें एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो क्या ये भी आर ही होगा? एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो ये वाला एंगल
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर था, और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये वाला जो एंगल है इसके लिए अब हम इस ट्राइंगल में लिख सकते हैं ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए बी अपॉन बी आई लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी आई लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब इसको हम इसमें पुट करेंगे, पर उससे पहले चलो पहले पुट करते हैं अपन। साइन आई का ये जो वैल्यू है ए बी अपॉन बी ओ, इसको इधर पुट कर सकते हैं, और साइन आर की जो वैल्यू है ए बी अपॉन बी आई, इसको भी इधर पुट कर सकते हैं। तो साइन आर को ए बी अपॉन बी आई लिखते हैं। चलो अपन थोड़ा तरीके से लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 लिख दिया। तो मैंने लिखा पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें मैंने साइन आर को लिखा ए बी अपॉन बी आई, ए बी अपॉन बी आई। इसके डिवाइड में है ये साइन आई ए बी अपॉन बी ओ है। ठीक है, और ये हो गया म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल, ए बी अपॉन बी आई इंटू बी ओ अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ए बी से ए बी कट गया, तो बी ओ अपॉन बी आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। अब इधर देखो ध्यान से, बी ओ अपॉन बी आई, बी ओ अपॉन बी आई है। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से कि ये दोनों रेज है ना, हमें कब इसकी इमेज दिखेगी? जब ये दोनों रेज हमारी आंख तक पहुंचेंगे। हमें कब इमेज दिखती है? जब लाइट हमारी आंख तक पहुंचेगी। तो ये हमारी आंख है, इसमें ये प्यूपिल है, इस प्यूपिल तक जब ये दोनों लाइट रेस पहुंचेगी तभी हमें इमेज दिखाई देगी। तो इनके बीच का एंगल ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? अगर इनके बीच का एंगल इतना ज़्यादा होगा तो क्या हमारी आंख तक पहुंचेगी दोनों रेस? नहीं पहुंचेगी और हमें इमेज दिखाई नहीं देगी। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, लगभग मान लो, मतलब कितना माने अपन, लगभग 5 डिग्री से भी छोटा होना चाहिए, इतना छोटा एंगल होना चाहिए यहाँ पे। तो लगभग हम इस एंगल को 0 मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा छोटा होगा। मतलब ये जो बी ओ है ना, ये इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा ए ओ के। ठीक है, तो मैं इस बी ओ को क्या ए ओ लिख सकती हूँ? तो मैं इस बी ओ को लिखूंगी म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल्स टू ए ओ। और ये जो बी आई है, बी आई है, ये भी, ये वाला एंगल भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो इसको मैं लगभग ए आई लिख सकती हूँ। ए आई लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये जो ए ओ है, क्या ये एक्चुअल डेप्थ है? ए ओ एक्चुअल डेप्थ है ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और जो ए आई है क्या वो एपेरेंट डेप्थ है? यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, तो ए ओ क्या हो गया? एक्चुअल डेप्थ या फिर रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। और ए आई क्या हो गया? एपेरेंट डेप्थ हो गया। ठीक है, अब इसको चाहो तो तुम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिख सकती हो, म्यू 2 इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। समझ गई? दोबारा बताऊं क्या? सबसे पहले इस पॉइंट पे हमने लगा दिया स्नेल्स लॉ, तो म्यू 1 साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आई हो गया। अब फिर हमने साइन आई की वैल्यू निकाली, साइन आई ये बन रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए बी अपॉन बी ओ करके साइन आई निकाला। फिर ये जो आर एंगल है ये इसके वर्टिकली अपोजिट बन रहा था, और यहाँ एक जेड भी बन रहा था, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी आई, ए बी अपॉन बी आई से साइन आर भी आ गया हमारे पास। इन दोनों को हमने इस इक्वेशन में डाल दिया, तो हमारे पास ये वाली फाइनल वैल्यू आ गई थी, सब काट वाट के, बी ओ अपॉन बी आई। अब क्योंकि इनके बीच का एंगल बहुत छोटा है, तो बी ओ ए ओ के इक्वल हो गया और बी आई ए आई के इक्वल हो गया। तो अपन ने पुट कर दिया, ए हो था रियल डेप्थ और आई ओ सॉरी हाँ ए आई था एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, इसको नोट कर। ये था एंगल आर है ना, तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट है ना, और यहाँ पर ये नॉर्मल और ये नॉर्मल तो आपस में पैरेलल ही होगी, तो ये एक जेड बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस एंगल के लिए साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए बी अपॉन बी आई, ए बी अपॉन बी आई। और मैंने बोला कि एंगल छोटा होना चाहिए ताकि हमारी प्यूपिल तक रीच कर सके, तो ये एंगल बहुत छोटा होगा, तो ये वाली लाइन लगभग इसको सुपर इम्पोज कर जाएगी। तो बी ओ को मैंने ए ओ लिखा, बी ओ को मैंने ए ओ लिखा, और ये वाला बी आई ए आई को भी सुपर इम्पोज करेगा, ये एंगल भी तो छोटा होना चाहिए, तो बी आई को मैंने ए आई लिखा, बी आई को मैंने ए आई लिखा।
ठीक है। और AO क्या है, रियल डेप्थ, AI क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो AO को लिख दिया रियल डेप्थ और AI को लिख दिया एपरेंट डेप्थ। ठीक है, मिटा दो इसको। अच्छा, हाँ, इसका उल्टा केस क्या हो सकता है? अभी हमने क्या देखा कि जो लाइट रेज हैं, यहाँ से जो लाइट रेज थी डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही थी। ऑब्जेक्ट यहाँ पर था ना, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही थी लाइट रेज, पर इसका उल्टा भी तो हो सकता है, रेयरर से डेंसर मीडियम में भी तो जा सकती है लाइट रेज। एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्या है, एरोप्लेन वाला। एरोप्लेन वाला कैसे? कोई एरोप्लेन मान लो ये उड़ रहा है, एरोप्लेन, और तुम देख लेना थोड़ी ड्राइंग, अभी नहीं बना सकते उतनी। तो प्लेन है ना। अब देखो तुम यहाँ पर खड़ी हो, तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है ना, तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स में ऊपर जाते हैं तो एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती है। एयर की डेंसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। मतलब जो नीचे वाली लेयर्स है ना एयर की, ये एयर की लेयर बनाई है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो मतलब ये डेंसर मीडियम है। और ऊपर वाली जहां पर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है वहां की डेंसिटी कम है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो क्या ये रेयरर मीडियम है? तो अब ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो अब लाइट रेज रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर केस उल्टा हो जाएगा। अभी हमने पीछे लिखा था μ21 इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, तो हम इसका उल्टा करेंगे, μ12 इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब इसको थोड़ा फिजिकली हम फील करते हैं कि क्या बात हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या था, उसमें क्या था, हमें थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता था। तो इस केस में क्या होता है, हम जब ऐसे ऊपर देखते हैं ना, हमें एरोप्लेन बहुत ऊपर नजर आता है, हमसे बहुत ज्यादा ऊपर नजर आता है, पर एक्चुअली में वो उतना ऊपर होता नहीं है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेयरर मीडियम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, इज इन रेयरर मीडियम, like in case of aeroplane flying in upper layers of atmosphere, flying in upper layers of atmosphere where density of air decreases, therefore refractive index decreases. The aeroplane appear to be flying higher than its actual height. अच्छा, μ21 इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ था ना, तो जब हम म्यू बढ़ाते हैं तो एपरेंट डेप्थ डिक्रीज हो रहा था। मतलब जब हम ये वाले केस में देख रहे थे ना, तो अगर जो भी मटेरियल है यहाँ पर, वाटर, हनी, जो भी है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो एपरेंट डेप्थ कम है। एपरेंट डेप्थ कम है मतलब हमें कम उठा हुआ नजर आ रहा है, पर इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, डेंसिटी हम कम कर रहे हैं तो हमें एपरेंट डेप्थ ज़्यादा नजर आ रही है। इसका उल्टा हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है तो हमें एरोप्लेन ज़्यादा ऊपर नजर आ रहा है। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इस केस में तो एपरेंट डेप्थ कम होती है, पर इस केस में एपरेंट डेप्थ बढ़ती है। डेप्थ नहीं, मतलब एक तरह से हाइट बोलेंगे उस केस में अपन। अब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब देखो इसमें क्या है, ये है इंटरफेस, यहाँ पर होगा रेयरर मीडियम, यहाँ पर होगा डेंसर मीडियम। रुको थोड़ा सीधा बना दूँ, इसको मैंने μ1 माना रेयरर मीडियम है, इसको मैंने μ2 माना डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट रे आई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से कुछ इंसिडेंट एंगल बना रही है ये लाइट रे। एक मिनट, हाँ,
ये कुछ इंसिडेंट एंगल बना रही है लाइट रे, नॉर्मल से कुछ आई एंगल पे है, तो रेयरर से डेंसर में आ रही है तो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। यहाँ पर कहीं नॉर्मल से थोड़ा पास में बना लेते हैं अपन, इतना बना लिया, ठीक है, कुछ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया एक मिरर, और मिरर को मैंने, हाँ आपने आई से आर में भेजा, रेयर से डेंसर में। हाँ, इसमें डेंसर से रेयरर था ना पिछले वाले में। नहीं, ये जो आपने डेरिवेशन कराया, हाँ, एयर से वाटर है, ऑब्जेक्ट से आ रही है ना लाइट, नीचे देखो ऑब्जेक्ट से लाइट ली है हमने, ये ऑब्जेक्ट है। हाँ, ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है। हाँ, इसमें तो हम नॉर्मल केस देख रहे हैं, इंसिडेंट एंगल आ रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। अब इसी लाइन पे ना मैंने मिरर रखा, अब मिरर मैंने उतना परपेंडिकुलर नहीं बनाया, ऐसे बनाएंगे, ऐसे, हाँ, मिरर मैंने इस तरह से रखा ना कि जो लाइट रे है वो मिरर पे एकदम परपेंडिकुलर आ रही है, इस तरह से मैंने मिरर रखा है कि एग्जैक्टली इसके, इस मिरर के नॉर्मल के अलॉन्ग ये लाइन हिट कर रही है। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ मिरर पे ये रिफ्रैक्टेड रे हिट करेगी ना, ये एग्जैक्टली बाउंस बैक होके पूरा पाथ रिट्रेस करेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि अगर मैंने रिफ्रैक्शन करवाया, इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मिरर के एग्जैक्ट नॉर्मल के अलॉन्ग परपेंडिकुलरली हिट करेगी ना, तो वो एग्जैक्टली अपना पाथ रिट्रेस करेगी। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, ठीक है। स्टेटमेंट लिख ले, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे μ1 हो गया, I हो गया, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R पूछे, तो μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R, यही होगा स्नेल्स लॉ। μ1 sin I एंगल मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंगल, तो μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R, μ2 sin R, ठीक है। इस I को मैं, मतलब इस μ1 को मैं इधर भेज देती हूँ, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू साइन I, इस R को मैं नीचे भेज देती हूँ साइन R, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, μ2 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब डेरिवेशन समझने के लिए मैं इसको इधर लिख रही हूँ 1, तो इसमें ऐसे मत बोलना कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, साइन I, वरना क्योंकि अभी आगे और भी बार बार लिखेंगे ना तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। अब अगर मैं इसका उल्टा लिखना चाहूँ तो वापस से हम स्नेल्स लॉ लगा के भी देख सकते हैं कि मैं इधर से इधर देख रही हूँ, तो μ2 साइन R, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला एंगल, इज इक्वल्स टू μ1 साइन I। हाँ μ1 sin हो गया। हाँ, अब देखो इसमें हमने μ2 बाय μ1 किया था, इसको मैंने μ1 रहने दिया, μ2 को नीचे ले आई मैं, इज इक्वल्स टू साइन R अपॉन साइन I हो गया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सॉरी यहाँ नीचे 2 होगा ना, μ12 लिख सकते हैं इसको, μ12 इज इक्वल्स टू साइन R अपॉन साइन I। अब इसमें मैं कर रही हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो μ21 इंटू μ12 इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R मल्टीप्लाई बाय साइन R अपॉन साइन I, साइन R अपॉन साइन I। तो क्या इस साइन R से ये साइन R कट जाएगा, हाँ, और इस साइन I से ये साइन I कट जाएगा, तो μ21 इंटू μ12 का प्रोडक्ट आएगा वो 1। बस यही हमको ध्यान रखना है। ऐसे 3-4 तुमको रिफ्रैक्टिव 3-4 मीडियम दे देते हैं, जैसे ये वाटर हो गया, ये ग्लास हो गया, एक एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, फिर से एयर ले लेते हैं, ठीक है। एयर, ये वाटर है, ये ग्लास है, और ये फिर से एयर दे दिया। अब यहाँ पर होगा ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम, मतलब ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो कोई लाइट रे आएगी यहाँ से,
तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, फिर ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो फिर से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, फिर ये ऐसे इस तरह से कुछ लाइट का पैटर्न हमें नज़र आएगा। तो इसके लिए अभी हमने पीछे क्या किया, μ21 इंटू μ12 इज इक्वल्स टू 1 लिखा है। ऐसा ही हम होता है क्या, लास्ट लास्ट डेंसर होता है ना, डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अब म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर को मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू ऑफ वाटर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये चीज़